नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नवीन तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैक फोरम AIS स्टडी सर्कल जो कि हल्द्वानी में स्थित है, उसकी ऑनलाइन विंग है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी ने अभी हाल ही में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर कर दी है, जो कि अब 4 अक्टूबर को होना तय हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी लगभग 4 महीने का समय है और इन 4 महीनों का उपयोग हमें इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो जाए। तो हम यूपीएससी का ही धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम इतना कंसिडरेबल टाइम दे दिया छात्रों को, और जो असमंजस वाली स्थिति थी कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, उससे बाहर निकाला आप लोगों को। तो थैंक्स टू द यूपीएससी इटसेल्फ। और यूपीएससी ने छात्र के हितों का ध्यान रखा है और पूरा पूरा समय दिया है आप लोगों को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एम आई स्टडी सर्किल आपके लिए कुछ रैंडम टॉपिक्स लेकर आएगा, और वो रैंडम टॉपिक्स कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, सो मैनी थिंग्स आर देयर। जो डाइवर्सिटी है जनरल स्टडीज़ के पेपर की, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम उन टॉपिक्स को पिक करेंगे जो यूपीएससी पेपर को फ्रेम करने में प्रायोरिटी लिस्ट में रखती है। तो ऐसा ही टॉपिक मैंने आज आप लोगों के लिए उठाया है जिसका नाम है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और यहाँ से हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछती है। कभी एक क्वेश्चन उसके टर्म्स से आ जाते हैं, कभी लिटरेचर से आ जाते हैं, कभी उन एसोसिएटेड साइट्स से आ जाते हैं कि कहाँ पर स्थित है, कुछ इनके आर्ट एंड कल्चर से भी आ जाते हैं। सो इन दिस वे एंशिएंट इंडिया का ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हम देखते हैं आज। सो लेट अस स्टार्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना थी एंशिएंट इंडिया की। तो इससे पहले कि हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें, हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म का और जैनिज्म का बैकग्राउंड क्या था, जिसकी वजह से इस धर्म को के प्रसार में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। वो कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म वैदिक धर्म के अगेंस्ट एक तरह से चैलेंज के रूप में स्थापित हो पाया है। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, ये मैंने सेल्फ कंपोज किए हुए नोट्स हैं मेरे, और लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस। सो राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी प्राचीन भारत की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये घटित हुई थी। तो हम जानते हैं कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, यानी कि उत्तर वैदिक काल का समय होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। उस फेज में काफ़ी चेंजेस आए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो। इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव आ रहा था और रिलीजियस अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और यज्ञों के अनुष्ठान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और कई प्रकार के यज्ञ करवाए जा रहे थे, जिससे हुआ ये कि प्रत्येक यज्ञ के बाद पशुओं की बलि दी जाती थी। और इसकी वजह से जो प्रीस्ट क्लास है, यानी कि जो पुरोहित वर्ग है, वो काफ़ी सशक्त बनकर स्थापित हुआ और उनका जो कद है समाज में काफ़ी बढ़ गया था। और इस इन सब चीज़ों की वजह से एक प्रकार का सामाजिक तनाव है ना, वो भी हमको देखने को मिला। कहाँ पर? जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले तबके में आते थे, यानी कि वैश्य और शूद्र। एनिमल सेक्रीफाइसेस आफ्टर ऑल काइंड ऑफ यज्ञ आल्सो कॉज लॉस ऑफ व्हाट कैटल वेल्थ। मवेशी आप जानते ही हैं, कैटल। जब इतनी ज़्यादा मात्रा में यज्ञ हो रहे थे और उन सब के बाद पशुओं की जब बलि दी जा रही थी, तो पशुधन का भी ह्रास हो रहा था। ठीक है। सोशल स्टेटस ऑफ वैश्य एंड शूद्र वॉज वेरी लो। समाज में वैश्यों और शूद्रों का जो स्टेटस था वो काफ़ी लो था। ठीक है, उनके पास कई सारे अधिकार भी नहीं थे। तो उनके पास संपदा के नाम पे क्या चीज़ थी? सिर्फ कैटल। कैटल यानी कि मवेशी थे, और यही इनका ही नुकसान हो रहा है तो उनके पास बचेगा क्या? ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और देखने की कोशिश करते हैं कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में वी हैव 400 ईयर्स। तो इस बारे में जो कहानी मिलती है, हमको मिलती है दंत कथा शतपथ ब्राह्मण से, कि किस तरीके से आर्य लोग जो अभी पश्चिम क्षेत्र में स्थापित हैं, वो किस प्रकार से उनका जो प्रसार है वो ईस्टर्न यूपी, सॉरी ईस्ट की तरफ हुआ, जहाँ में जिसमें हम पूरी गंगा वैली देख सकते हैं। और जो नॉर्दर्न बिहार वाला पार्ट है वो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अब जाके कॉलोनाइज हो गए हैं कौन? आर्यंस। डिस्कवरी ऑफ आयरन इन 1000 बीसी इज वन सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। लोहे की खोज हुई है 1000 ईसा पूर्व में, अतंजी खेड़ा का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर सबसे पहले लोहे के अवशेष मिले हैं। तो आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन टूल्स वर यूटिलाइज्ड नॉट ओनली फॉर कटिंग डाउन द थिक फॉरेस्ट। इस लोहे ने क्या किया होगा? लोहे ने जंगल साफ किए। कहाँ के? गंगा घाटी के। ठीक है, लोहे की वजह से ही घने जंगल साफ किए गए होंगे, आग की सहायता भी ली गई होगी। ठीक है,
तो इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोहा है वो अब किस में इस्तेमाल करा जा रहा है, हल में। सो आयरन टेक्नोलॉजी जो है इसका प्राइमरीली यूज किस में हो रहा था, प्लो यानी कि हल बनाने में। प्लो नाउ आर मेड अप ऑफ आयरन, इससे पहले वो लकड़ी के हुआ करते थे जो ज्यादा गहराई तक जुताई नहीं कर सकते थे, तो आयरन ने उसकी फर्टिलिटी जरूर बढ़ा दी होगी, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन वॉज ऑल्सो इंक्रीज, विभिन्न प्रकार की फसलों की भी जानकारी बढ़ी इन लोगों की, ठीक है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, कई सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मिलती है। सो द सरप्लस इन एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर एक बात बतानी मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूँ, वो ये कि जब फर्टिलिटी बढ़ी सॉइल की तो उससे क्या हुआ कि जो पैदावार है अनाज की वो भी बढ़ गई। जहाँ जहाँ पर समझ लीजिए कि एक खेत से अगर 4 बोरी गेहूं या चावल हो रहा है, तो अब आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से वो 6 या 8 होने लग गए। तो वो जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो मटेरियल आया, उसका हम क्या करेंगे, उसको तो बेचना पड़ेगा ना, उसको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरप्लस जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे पास कई सारी अर्बन साइट्स देखने को मिलती है, जहां पर ये सारा चीजें एक प्रकार से कह सकते हैं मार्केट की डेवलपमेंट हुई। तो मार्केट वॉज रिक्वायर्ड टू सेल ऑल दीज सरप्लस एक्टिविटीज, फाइन। सो दिस फैक्ट्स एक्सप्लेन्स अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स, ठीक है। कई सारे ऐसे अर्बन सेंटर्स का हमको उल्लेख मिलता है जिसकी जानकारी हमें जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर से मिलती है, फाइन। जैसे मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो अर्बन सेंटर्स हैं उस समय के, वो हैं, देखो, राजगृह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। चंपा, साकेत, कौशाम्बी, बनारस, कुशीनगर, दीज आर सपोज टू बी द वन ऑफ द एंशियंट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो इस बीच डेवलप हुआ उसका नाम था क्या, पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते थे, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखिए, दीज आर द पंचमार्क कॉइन्स। तो इनका इस्तेमाल होता था किसमें, लेन देन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल अब होने लग गया था। तो इससे हमको पता चलता है कि अर्बन सेंटर्स भी काफी डेवलप हो रहे थे उन दिनों, कब, 6th सेंचुरी बीसी में। तो अभी हमारी चर्चा किस बारे में चल रही है, हमारी चर्चा ये चल रही है कि व्हाट वाज द मटेरियलिस्टिक बैकग्राउंड which facilitated the growth of the Buddhism and Jainism। तो हम ये पढ़ते पढ़ते भी बुद्धिज्म जैनिज्म में ही पहुंच जाएंगे, आप देखते रहिए कैसे। देखिए, ये रहा नक्शा एंशिएंट इंडिया का। यहाँ देखिए, ये सप्त सिंधु रीजन है। सप्त सिंधु रीजन वो रीजन होता है जहां पर इंडस और उसकी सहायक नदियां बह रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्यंस आकर बसे थे, लेकिन 1000 के बाद जब लोहा उनके पास आ गया तो उसने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरफ प्रसार हो गए, और अब वो उत्तर प्रदेश और पूरे नॉर्दर्न बिहार में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। सो इन दिस पोस्ट वैदिक पीरियड लॉट्स ऑफ चेंज हैज बीन विटनेस्ड, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज अफेक्टेड ईच इंस्टीट्यूट विच वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। इन सभी गतिविधियों ने उन सभी संस्थानों को प्रभावित किया होगा जो वैदिक काल में स्थापित हो चुके थे। जैसे देखते हैं अभी, सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज हाईली अफेक्टेड। जो सामाजिक आर्थिक जो जो स्ट्रक्चर था वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ग्रोथ ऑफ टाउन एंड अर्बन सेंटर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज एज वेल। जितने ज्यादा टाउन और अर्बन सेंटर डेवलप हुए, कई प्रकार की कलाओं का भी विकास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने कहा क्या इसमें कि जितने भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं टाउन्स और उसके, तो इसने नई प्रकार की कलाओं को भी क्या है, विकसित दिया। तो लोअर सेक्शन यानी कि जो वैश्य और शूद्र हैं कैन शो देयर स्किल्स इन दीज अर्बन सेंटर्स, ठीक है। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऐसे बुद्ध लिटरेचर में हमको कई सारे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि कारपेंटर यानी कि बढ़ई, नीडल मेकर, वॉशरमैन, डायर, मेटल वर्कर, इन सब की पूरी पूरी सूची हमको मिलती है किसमें, बुद्धिस्ट लिटरेचर में। सो दीज आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है इस समय वो क्या है, आर्टिशियन यानी कि जो, और जो क्राफ्टमैन है, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया था जिसको क्या कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिल्ड, और हिंदी में इसको क्या कहा जा रहा है, श्रेणी हुआ करती थी ये, ठीक है। तो हेड ऑफ श्रेणीज, और इन जो श्रेणियों का जो मुखिया होता था उसको कहते थे क्या, जेतक। यूपीएससी में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जेतक, हु वाज जेतक, जेतक कौन है। जेतक क्या है, श्रेणियों का मुखिया हुआ करता था, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो गृहपति हैं, गृहपति समझते हैं ना आप, तो जो गृहपति हैं उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये देखिए, तो गृहपति सिंस वैदिक टाइम वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन दिस पीरियड गॉट रेस्पेक्टली प्राइमरी बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ। गृहपति जो है
के पास कई मतलब बहुत सी संपदा इकट्ठी हुई थी, जिसके कारण उसका सम्मान काफ़ी बढ़ गया था। इसमें से देखते हैं कुछ ऐसे गृहपति हैं जिसके बारे में यूपीएससी में पहले आ भी चुका है। एक का नाम है मेंढक, ठीक है, एक का नाम है अनाथ पिंडक, ठीक है। मेंढक और अनाथ पिंडक कौन थे? ये क्या नाम है, ये श्रेणी कुल से आते थे और इन्होंने बुद्ध संघ को काफ़ी डोनेट डोनेट यानी कि काफ़ी ज़्यादा दान दिया है। सो न्यू वेल्दी क्लास इमर्जेस इन द सोसाइटी। एक प्रकार से हम देख सकते हैं एक नए वर्ग का उत्थान हुआ है इस काल में, जिसने किसको चुनौती दी? जिसने चुनौती दी है उन आइडियाज़ को जिस पर क्या बेस थी? ट्राइबल आइडियाज़ ऑफ किंगशिप, ठीक है। जो व्यवस्था वैदिक काल में स्थापित हुई थी उसको ये चुनौती दे रहा है। क्या? ये नया क्लास। इसने एक प्रकार की असमानता क्रिएट कर दी। कहाँ पर? समाज में। आप बात को समझिएगा। सो ऑल दीज एक्टिविटीज मस्ट हैव बीन स्ट्रेंथनिंग द वर्ना सिस्टम। इन सभी एक्टिविटीज ने वर्ण व्यवस्था को ही क्या है और अधिक सशक्त किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिविलेजेस क्लास हैं, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है, हायर कास्ट एंड नॉन प्रिविलेजेस क्लास टू द लोअर क्लास, ठीक है, यानी कि जो उच्च वर्ग हैं उनको तो विशेष अधिकार मिल जाएंगे और जो लोअर हैं उनको विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और होता है इस पीरियड में, जिसका नाम है अनटचेबिलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना विच वाज डेवलप्ड इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अछूत, ठीक है। अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी पोस्ट वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुआ, ठीक है। तो हम इस जो हमारा जो पर्पस है बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने का, तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, जो न्यू सेक्शन है यानी कि जो नया वर्ग है और जो नए ग्रुप स्थापित हुए हैं जो पोस्ट वैदिक पीरियड में स्टैब्लिश हुए हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ये जो ना शहरीकरण हो रहा था, ये वैदिक रिचुअल और पशुओं की जो बलि दी जा रही है इस प्रकार की प्रैक्टिस में मिसफिट हो रहे थे। तो ये जो नया वर्ग उभर के आया है शहर में, ये वैदिक कर्मकांड और एनिमल सेक्रीफाइस जैसी चीज़ों को अपना नहीं रहा है, ठीक है, ये मिसफिट है उन सब चीज़ों में। सो दिस बिगन्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैदिक प्रैक्टिस एंड एस्पिरेशन ऑफ दीज न्यूली established सेक्शन एंड ग्रुप्स. So in the context of this background, the search of new religion and philosophical ideas had been started. तो एक नई आकांक्षाएं का जन्म होता है और ये जो आकांक्षाएं नए प्रकार के वर्ग को संतुष्ट कर सकती थी, वो जगह कहाँ मिल रही थी? नए प्रकार की फिलोसफिकल आइडिया में, और वो फिलोसफिकल आइडिया कुछ और नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म ही था। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड ये एक आइडियल सिचुएशन थी जहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो शिक्षाएं हैं वो अब प्रसारित हो सकती थी, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने दोनों ने ही वर्ण सिस्टम को यानी कि वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ठीक है। अगली टॉपिक में देखते हैं क्या है, और इस प्रकार से देखते हैं कि इवेंचुअली बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो टीचिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बुद्धिज्म की। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक पहले से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि उनकी टीचिंग्स लगातार क्या हो गई? प्रसारित हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धिज्म अपने आप में क्या चीज़ है। तो उसके लिए छोटी सी कहानी आपको पहले से ही पता होगी, कई सारी बुक्स में दी हुई है। सो लेट अस फाइंड व्हाट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक सेक्ट है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ ने की थी। तो देखते हैं कि वो उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जगह का नाम क्या है? लुम्बिनी। किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे, एक क्षत्रिय कुल है। और माता जी का नाम क्या है? महामाया, जो कि कोली कुल से हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। पिताजी का नाम है शुद्धोधन और वाइफ का नाम है यशोधरा और पुत्र का नाम है क्या? राहुल। और इनके एक कज़न है देवदत्त। ये एक जनरल से इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी बायोग्राफी है जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इसमें से क्वेश्चन अब आते नहीं है, लेकिन फिर भी इससे एक बैकग्राउंड क्लियर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कहानी पता ही होगी उनके रिनंसिएशन की, कि कहा गया था कि जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने ये घोषणा करी थी कि आगे चल के संन्यास ले लेंगे। तो पिताजी काफ़ी बूढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताइए जिससे कि संन्यास लेने से रोका जा सके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको इनको बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से इनको बचा के रख पाते हैं तो आप रोक सकते हैं, अदरवाइज ये क्या कर देगा? घर छोड़ देगा। तो वो 4 चीज़ें कौन सी थी? आदमी बूढ़ा होता ये नहीं पता चलना चाहिए, जीवन में बीमारी है ये नहीं पता चलना चाहिए, मृत्यु भी होती है ये नहीं पता चलना चाहिए, और संन्यास जैसी कोई भी चीज़ है, ये इन सब चीज़ों से अगर आप इनको बचा लेंगे तब तो संन्यास नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी
ये असंभव बात है। ठीक है, 29 वर्ष तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 29 वर्ष में ये सभी घटनाएं उनको एक साथ नजर आ गई। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति की डेड बॉडी, ठीक है, और एक सन्यासी। तो उसी रात गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, और गौतम बुद्ध के जो लिटरेचर हैं उसमें इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। समझ रहे हैं बात को? तो महाभिनिष्क्रमण एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, हालांकि ये पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मैथ्स ऑफ में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने संन्यास ले लिया 29 वर्ष की अवस्था में, और 36 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो अब सिद्धार्थ नहीं बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ, और जो धर्म एक जागे व्यक्ति ने स्थापित किया उसका नाम था क्या? बौद्ध धर्म। इंग्लिश में कहा गया है क्या? बुद्धिज्म। ठीक है। तो इससे पहले कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके दो ब्राह्मण टीचर थे, एक का नाम था अलार कलाम और एक का नाम था उद्दक और रामपुत्र। उद्दक और रामपुत्र, ठीक है। ही लेटर स्टार्टेड मेडिटेशन अलॉन्ग विथ 5 अदर एसेटिक। बाद में उन्होंने 5 अन्य सन्यासियों से मिलकर तपस्या आरंभ करी, जिनके नाम एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। कौंडिन्य है, अस्साजी है, वप्प है और भद्दी नाम के, ठीक है। याद रखिएगा इस नाम को, समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ही लेफ्ट देम एंड टुक हार्ड पिनेंस। काफी कठोर तप किया उन्होंने, और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस पेड़ का नाम, जैसे बोधि ट्री कहते हैं उसको, बोध गया में स्थित है। सो अकॉर्डिंग टू हिम ग्रेट पीस लाइज विद इन इंडिविजुअल एंड कैन बी रियलाइज। गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है वो किस पे है? जो अंतिम सत्य है, जो वो खुद मतलब हर व्यक्ति के, हर इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, और उसको तलाश किया जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है तपस्या करके, ध्यान लगा के। और ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया है? निर्वाण का नाम दिया है, ठीक है। क्या कहा गया है? निर्वाण। नाउ सिद्धार्थ केम टू बी नोन एज व्हाट? बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन। बुद्धत्व को उपलब्ध होने की घटना को क्या कहा गया है? एनलाइटनमेंट इंग्लिश में। ही ऑल्सो केम टू बी नोन एज व्हाट? तथागत। तथागत का मतलब है जो सत्य की प्राप्ति कर ले, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए क्योंकि जिस कुल से वो संबंध रखते थे उनका नाम था शाक्य, तो शाक्यों में जो मुनि बना वो क्या कहलाया? शाक्य मुनि। फाइन। तो why Buddha called Sakyamuni? It is simple, because he belongs to a Shakya house, and the Muni came to know as what? One who attained Nirvana and all, Shakyamuni. So he gave his first discourse near Sarnath. सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और इस घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और यहाँ से भी कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ही प्रीच्ड फॉर अबाउट 45 ईयर्स। इन्होंने लगभग 45 वर्षों तक उपदेश दिया, और 80 वर्ष तक ये जिए। और मल्ल रिपब्लिक, गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई, और उस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। सो ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन मल्ल रिपब्लिक, एंड दैट इज इन ईस्टर्न यूपी, ठीक है, 483 बीसी। मरते समय इनके कई सारे शिष्यों ने उनको घेर के रखा था, जिनमें से एक सबसे परम जो भक्त है इनका, उसका नाम था क्या? आनंद। आनंद कहते हैं कि भगवान, अब तो आप जा रहे हैं, तो जाते जाते कुछ ऐसा हमको संदेश दे दीजिए जो कि हम उम्र भर संजो के रख सके। तो गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। मैंने जो ज्ञान आपको दिया है उसकी रोशनी तभी तक है जब तक मैं हूं। मैं हटा तो तुम्हें अपना दिया खुद जलाना पड़ेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट अप दीपो भव, यानी कि हर व्यक्ति को खुद से ही क्या है? प्रयास करने पड़ेंगे। आपकी उंगली पकड़कर आपको हमेशा कोई चलाने वाला नहीं मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो ड्यूरिंग दीज ईयर्स बुद्धा हैविंग नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, जब तक बुद्ध जीवित रहे, जो भी उनकी कर्म भूमि थी पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न बिहार, उसमें उनके कई सारे फॉलोअर्स हो गए थे। आम आदमी से लेकर किंग तक, यानी कि जो राजा वर्ग है वो भी इनका क्या था? शिष्य बन चुका था। सो ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी बुद्धा हैविंग द फॉलोअर्स। बुद्धिज्म ऑल्सो रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है ना। इनको शासक का क्या है? वो भी मिला संरक्षण। जैसे कि बिंबिसार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बिंबिसार कहाँ के रूलर थे? मगध के, जानते ही होंगे वैसे आप बात। प्रसेनजीत कहाँ के रूलर हैं? कौशल के हैं। अजातशत्रु कहाँ के हैं? मगध के हैं।
सम इम्पॉर्टेंट वुमन हु बिकेम द फॉलोअर बुद्धा, जैसे कि गौतम बुद्ध ने शुरुआत में तो वुमेंस को अलाउ नहीं किया था, लेकिन बाद में यशोधरा और उनकी जो सिस्टर हैं नंदा, ये सभी क्या हैं, इनकी शिष्या बन गई और मठों में शामिल हुई। ठीक है, प्रजापति गौतमी है, एक क्षेमा है, क्षेमा नाम की जो है महिला, वो बिंबिसार की पत्नी थी। विशाखा है, एक श्रेष्ठी है, भद्दी है, विशाखा उसकी बेटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विशाखा। विशाखा कौन थी भाई? विशाखा वॉज द डॉटर ऑफ द श्रेष्ठी, वन ऑफ द श्रेष्ठी, जो किस गांव की थी? भद्दी की। तो ऐसे कई सारे फॉलोअर्स है गौतम बुद्ध के, और गौतम बुद्ध की मृत्यु तक बौद्ध धर्म एक चुनौती बन चुका है, किसके लिए? वैदिक के लिए। तो इट वाज द चैलेंज, अ बिग चैलेंज फॉर द वैदिक रिचुअल्स। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते रहे हैं कि ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं जिनका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन काल से है। जैसे कि बर्थ को सिंबलाइज किया गया किस चीज़ से? लोटस से और बुल यानी कि बैल से। ग्रेट रियनाइजेशन यानी कि जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया? सॉरी, जो हाँ, उसको करा गया है किस चीज़ से? हॉर्स से। और जो निर्वाण है उसको एसोसिएट किया गया है बोधि वृक्ष से। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको सिंबलाइज किया गया है धर्म चक्र से। ठीक है, और जो परिनिर्माण है उसको किया गया है किससे? स्तूप से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। ठीक है, ये सारी कहानियाँ आपको किताब में मिल भी जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, लेकिन फिर भी अ, मेरे अगर ऐसा लेक्चर देने से भी अगर आप वो किताब पढ़ें तो हो सकता है आपको कई सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ने का मौका मिल जाए और एक अच्छा से रिवीजन हो जाए। पर्पस हमारा क्या है कि आप अपनी बुक से रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन किया गया है उतनी ही सफलता के आप करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट। नाउ व्हाट वी फाउंड दैट व्हाट इज द बुद्धा टीचिंग, जो बौद्ध की जो शिक्षा है वो क्या है देख लेते हैं। तो बुद्धा ने कोई मतलब ऐसे नियम कानून नहीं बनाए थे, ऐसे मतलब वी कैन से दैट ही डिड नॉट एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द डॉगमास। ऐसे कोई मतलब कह सकते हैं कि प्रपंच करने वाली संस्था नहीं थी ये, और किसी प्रकार के डॉक्ट्रिन या सिद्धांतों पर तो थी बेस, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जैसे कि वैदिक धर्म स्थापित था। ठीक है, इन्होंने वेदों की जो वो है सर्वत्ता, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, पशुओं की बलि जो दी जाती है उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, ही कंडेम्ड द एनिमल सैक्रिफाइसेस। जाति व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, पुरोहित वर्ग का की जो श्रेष्ठता है इसको भी इन्होंने चुनौती दी है। ठीक है, तो आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? हिज अप्रोच टुवर्ड्स गॉड क्या थी, ईश्वर के प्रति इनका क्या संदेश है? दैट ही वाज अ एग्नोस्टिक। व्हाट इज एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्नोस्टिक का मीनिंग होता है सो गॉड लाइक, सो गॉड लेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ईश्वर है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए इसको। गौतम बुद्ध पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ईश्वर है, और मना भी नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। तो बीच वाली स्थिति है। ही इज नॉट श्योर अबाउट दैट गॉड एग्जिस्ट एंड ऑल्सो इज नॉट श्योर अबाउट दैट गॉड नॉट एग्जिस्ट। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? एग्नोस्टिक। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है? एग्नोस्टिक, अनीश्वरवादी कह सकते हैं इसको हिंदी में। अब ये रहे आपके सामने क्या? प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। तो गौतम बुद्ध, ये जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो किस पर आधारित है? 4 आर्य सत्य में, 4 नोबल ट्रुथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। वन इज दुख, दुख यानी कि ये विश्व दुखों से भरा हुआ है। एक है तृष्णा, जिसको दुख समुदाय कहा गया है। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, इच्छा ही हमारी क्या है? ठीक है, समझ रहे हैं, दुख का कारण है। दुख निरोध बताया इन्होंने। इफ डिजायर आर कॉन्कर्ड, अगर इच्छाओं को अगर जीत लिया जाए, इंद्रियों को जीत लिया जाए, तो ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव्ड, सभी प्रकार के दुखों को समाप्त किया जा सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इनका जिसका नाम है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इसी को क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ। द ओनली वे दिस कैन बी डन बाय 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, ये टर्म देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो ये प्रत्युत समुत्पाद। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी अपकमिंग एग्जाम। या इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है? हेतु परंपरा। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि हेतु परंपरा का संबंध किस धर्म से है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, या इनमें से कोई नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप? तो प्रत्युत समुत्पाद और हेतु परंपरा इज द सेम टर्म, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? बुद्धिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा बात को। नाउ लेट हैव अ लुक
टुवर्ड्स द एट फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रॉपर विजन, प्रॉपर विजन, सम्यक दृष्टि, राइट एस्पिरेशन यानी कि सम्यक संकल्प, राइट स्पीच यानी कि सम्यक वाक, बिल्कुल सही बोलना है, राइट एक्शन यानी कि सम्यक कर्मांत, ठीक है, सम्यक कर्मांत, बिल्कुल सही फैसला लेना है, सही एक्शन करना है, राइट लिवलीहुड यानी कि सम्यक आजीविका जानते ही आप किस तरह चलाई जानी चाहिए, राइट एफर्ट यानी कि सम्यक व्यायाम, जो प्रयास है वो सही दिशा में होने चाहिए, बिल्कुल सही किस्म से होनी चाहिए, करेक्ट अवेयरनेस यानी कि सम्यक स्मृति, बिल्कुल याद रखना चाहिए चीज़ों को, और मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए सम्यक समाधि शब्द का इस्तेमाल करा गया है। एंड दिस कलेक्टिवली एट जो जो पाथ है, इट इज कॉल्ड व्हाट? एट फोल्ड पाथ। तो इस पेज में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी, वो ये कि प्रत्यक्ष समुत्पाद क्या है और उसका दूसरा नाम क्या मिलता है हमको? हेतु परंपरा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। हेतु परंपरा एंड प्रत्यक्ष समुत्पाद इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ठीक है, माइंड इट। सो इन दिस वे बुद्धिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज द सोशल रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, कोई मतलब ऐसे फीचर्स उन्होंने नहीं दिए जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, जैसे कि वैदिक धर्म में थी। तो एक प्रकार से जो उनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने समाज में एक प्रकार की क्रांति ले आए हैं, ठीक है। ये एक धार्मिक क्रांति नहीं थी, एक सामाजिक क्रांति थी जो अवेयरनेस की वजह से आई थी। और ये अवेयरनेस किसने क्रिएट करी है? गौतम बुद्ध ने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो इट टेल्स अस अबाउट द मॉरल एथिक्स, फाइन। It tells us about what? It tells us about the moral ethics, and this emphasized over the democratic principle of the social equality. और ये किस पे आधारित थी? समाज में समानता पे आधारित थी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आधारित थी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ अलॉन्ग विद दीज डॉक्ट्रिन्स, बुद्ध संघ के कुछ और भी सिद्धांत हैं। दीज डॉक्ट्रिन्स आर निर्वाण। दीज डॉक्ट्रिन्स आर व्हाट? निर्वाण, लॉ ऑफ कर्मा, एगोनिस्टिक, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, ठीक है। दीज अदर आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है नॉन सोलनेस यानी कि अनात्मन, ठीक है। देखो, गौतम बुद्ध जब तक जीवित थे या उनके काफी मृत्यु के काफी समय बाद तक भी आत्मा में उनका विश्वास नहीं था। क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आता है, क्या बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास रखता था, तो आंसर है नो। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या कोई ऐसी ब्रांच थी गौतम बुद्धिज्म की जिसने आत्मा पर विश्वास किया था, तो उस ब्रांच का नाम है क्या? सामित्य। और ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट टर्म खोजा आप लोगों के लिए, सामित्य, SAAMITY। तो सामित्य इज द ब्रांच विच वॉज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर ऑन, ठीक है। उसने किस में बिलीव करना शुरू कर दिया था? आत्मा में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये वाला टर्म जो है सामित्य वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में तो बौद्ध धर्म में ऐसे आत्मा की कोई बात नहीं करी गई है, लेकिन सामित्य नाम की एक ब्रांच है, उसने आत्मा में विश्वास करना शुरू किया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, सोल इज इन रियलिटी अ फिजिकल एंड मेंटल एग्रीगेट ऑफ 5 अनित्य। जो आत्मा है ना, वो भौतिक और मानसिक जैसे 5 तत्वों से एक इम्परमानेंट कंडीशन है। देखते हैं क्या चीज है वो। एक है खंड, स्कंद, स्कंद भी कहा गया इसको। तो स्कंद जो है, समझ रहे हैं, स्कंद आर द कंपोनेंट एंड 5 नंबर्स। ये स्कंद की संख्या कितनी है? 5 है। हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हों, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि रूप, फॉर्म क्या है, वेदना, फीलिंग, सन, अंडरस्टैंडिंग, संकार, विल, और विज्ञान यानी कि विज्ञान यानी कि कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन एक बार तो पढ़ ही लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको पढ़ा हुआ याद आएगा और आप आंसर टिक सही कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लाइफ कंटिन्यूज एंड वन थिंग्स लीड टू अनदर इज एक्सप्लेन्ड बाय द चेन ऑफ कॉजेशन, दैट इज प्रत्यक्ष समुत्पाद। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच लाइफ कंटिन्यूज एंड वन थिंग लीड्स टू अनदर, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण जीवन लगातार कंटिन्यू रहता है और एक चीज के कारण दूसरी चीज हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, एक कड़ी बनती है जिसमें उसको उसको क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष समुत्पाद, ठीक है। दिस थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कर्मा इज बुद्धिज्म टू द सिमिलर टू दैट ऑफ द हिंदुइज्म। देखो, रूट कॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ इज इग्नोरेंस,
ठीक है ना, इग्नोरेंस जानते हैं, इग्नोर कर देना, ध्यान न देना। तो बौद्ध धर्म कुछ मामले में तो हिंदू से काफी सिमिलर है। किसमें? कर्म के मामले में। कर्म के सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने बिल्कुल भी नहीं नकारा है, याद रखने वाली बात है। हिंदू धर्म में भी इस बात को कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे बुद्धिस्ट संघ क्या चीज है। लेट अस फाइंड आउट बुद्धिस्ट संघ। सो बुद्धिस्ट संघ, वन ऑफ द थ्री रत्न ऑफ बुद्धिज्म इज संघ, दैट इज बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है ना। While giving his first discourse to 5 ब्राह्मण, बौद्ध ने सबसे पहले किसकी स्थापना करी थी? संघ की। संघ यहाँ जहां पर लोग बैठ के रह सके। संघ इज वट? कांग्रेशन। कांग्रेशन यानी कि लोगों का समूह। टू टेक द मेंबरशिप ऑफ इट सम रूल्स नीडेड टू बी फॉलोड। देखो, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक संघ बनाया था, जिसमें उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे कि इस मठ में कौन कौन प्रवेश कर सकता है। किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का मठ में प्रवेश ले सकता है। पहले तो पुरुषों को ही अलाउ था, लेकिन बाद में फीमेल्स यानी कि महिलाओं को भी उसमें मठों में प्रवेश करने के लिए अनुमति मिल गई थी। काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी इसके लिए। ठीक है, और प्रजापति गौतमी कई सारी महिलाओं को लेकर आ गई। सबने अपना सर मुड़वा लिया था कि हमें प्रवेश दीजिए, और आनंद के आग्रह के कारण भी गौतम बुद्ध को महिलाओं को संघ में शामिल करना पड़ा। लेकिन कुछ शर्तें थी, उनमें से एक शर्त ये भी है कि उसकी जो मठ में शामिल होना चाहता है उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 होना चाहिए, और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो, और उसको कोई बीमारी या कोई ऐसी संक्रमण टाइप की कोई बीमारी ना हो। वे व्यक्ति जो राजा की सेवा में है या जिसपे कोई कर्ज है, वो भी क्या है? मठ में प्रवेश नहीं ले सकता था, ऐसी शर्त थी। कॉन्विक्ट्स यानी कि जो कैदी हैं, स्लेव्स वर नॉट अलाउड। ठीक है, बात समझ रहे ना? गुलामों को यानी कि दासों को और कैदियों को मठ में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि यदि उनको उनके शरीर में कोई विकृति है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं? विकृति का मतलब इन्फेक्शियस डिजीज नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कटा हुआ है, तो वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, उसको क्या है? मठ में प्रवेश मिल जाता था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइन। दूसरी चीज ये है कि दो प्रकार के भिक्षु होते थे। एक तो है क्या? भिक्षु, पुरुष है। अगर महिला है तो उसको कहेंगे भिक्षुणी कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे मॉन्क, और महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? नन्स। तो ये भिक्षु और भिक्षुणी क्या हैं? ये लोग रहेंगे मठों में। और जो दूसरा वर्ग है, जो दूसरे प्रकार के शिष्य हैं, उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? उपासक और उपासिका का। यानी कि गृहस्थ आश्रम में रहेंगे और घर में रहते हुए भी बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का पालन करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उपासक और उपासिका शब्द एग्जाम में पहले आ चुका है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको रिपीट करेंगे। उपासक एंड उपासिका इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, ठीक है, या शक्तिज्म एटसेट्रा। द आंसर इज बुद्धिज्म। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ने जा रही हूँ। संघ यानी कि मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे मॉन्क और नन्स रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता था? ध्यान लगाना होता था और पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन वर्षा ऋतु में इनको एक ऐसा स्थान खोज लेना पड़ता था जहां पर जो बिल्कुल आइसोलेट हो, ठीक है, दूर हो, ठीक है, और आसपास के जो लोग हैं उन पर आश्रित रहने के लिए इनको एक जगह खोज लेनी पड़ती थी। ठीक है, वर्षा ऋतु में बीमारी काफी ज्यादा फैलती थी, इस वजह से गौतम बुद्ध ने यह व्यवस्था कर रखी थी। जब यही भिक्षु और जो भिक्षुणियां हैं वापस जब उसमें लौटती थी अपने मठों में, तो एक प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता था जिसका नाम था पवर्ण, उपोस्त, उपवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आ सकते हैं। दीज टर्म्स आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रीयूनियन इनटू द संघ। संघ में जब इनको प्रवेश दोबारा मिलता था तब उस समय के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इनको कन्फेस करना पड़ता था जो भी इन्होंने गलतियां कर दी हो इन महीनों में, चोरी कर ली हो या कुछ ऐसा काम कर दिया हो जो कि मतलब एक भिक्षु होने के नाते तो आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो उस प्रक्रिया के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? उपवस्था। और इस चीज को क्या करते थे? अपने पापों को क्या करते थे? वो प्रायश्चित किस्म का कह सकते हैं कि वो करते थे वो लोग। ठीक है। नाउ फोर्टनाइट असेंबली का मतलब होता है 15 दिन में एक बार एक असेंबली होती थी। ठीक है, हेल्ड टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखते रहिएगा। इसका नाम है संघ थेरा। तो संघ थेरा
प्रेसिडेंट है किसका, जो असेंबली में अपॉइंट किया जाता है, और इसके दो स्पीकर होते थे, ठीक है। एक होता था धम्म के लिए और एक होता था विनय के लिए। विनय क्या होता था, जो मठों में रहने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उसके लिए दो स्पीकर हैं, ठीक है। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता था, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है असेंबली में, और उस प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, ज्ञापति, JNAPATI। तो ज्ञापति शब्द शब्द का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता था, असेंबली में प्रस्ताव को पारित करने के लिए। और कुछ सब कमेटीज़ भी होती थी जो हम अपने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ेंगे बाद में, कमेटीज़ और सब कमेटीज़ आपने सुना होगा, कुछ इस तरीके से ही है इसमें व्यवस्था। तो सब कमिटीज वर आल्सो फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्ट लाइक पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये जो कमेटी होती थी क्या करती थी, मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दी, उसको पनिशमेंट कैसे देना है, उसकी सदस्यता को कैसे वापस छीन लेनी है, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था करी गई थी। मैं जानता हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा बोर कर रहा होगा आपको, लेकिन वंस यू गो थ्रू इट, एक बार आपको जाने की जरूरत है इसके अंदर, तो आप इसमें से कुछ ना कुछ निकाल के ले ही आएंगे। तो प्लीज़ मेरे पढ़ाने के तरीके को देखिए, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ ये देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी किताबों से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। नाउ वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जो भी जो नया भिक्षु होता था, न्यू मॉन्क वॉज रिक्वायर्ड टू अटैच हिमसेल्फ टू द ओल्डर मॉन्क। जो नया भिक्षु प्रवेश करेगा कुछ समय के लिए अपने सीनियर के साथ रहेगा, टू टेक इनिशियल ट्रेनिंग, शुरुआत की जो ट्रेनिंग होती थी, ठीक है ना। देन आफ्टरवर्ड ही इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इनटू द असेंबली, और कुछ समय के बाद उसको उस असेंबली में यानी कि सभा में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता था और प्रपोज करना पड़ता था कि उसको संघ में प्रवेश मिल जाए, ठीक है। वंस एडमिटेड, अगर उसको मंजूरी मिल जाती थी तो उसको मॉनेस्ट्री के रूल्स को पालन करना पड़ता था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर टेकिंग टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको एग्जाम पास करने के नज़रिए से पढ़िए, ठीक है ना, इतना मान के चलिए आप, ठीक है ना। नाउ संघ प्रिंसिपल्स was based upon democratic lines and members were sit according to the seniority, ठीक है ना। सीनियरिटी के हिसाब से मेंबर बैठते थे। कोरम संख्या जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं उसमें ये थे कि कम से कम 10 मॉन्क तो हुई। 5 इन केस ऑफ मोनेस्ट्री लाइज नियर द बाउंड्री रीजन, अगर कोई मोनेस्ट्री सीमा रेखा के पास है, किसी सीमा रेखा के पास है, तो वहाँ की मोनेस्ट्री में अगर 5 मॉन्क भी बैठे हैं तो भी कोरम संख्या को पूरा मान लिया जाएगा। इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द कोरम, नंबर ऑफ कोरम इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ओके, यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में, कोरम संख्या के बारे में। तो मिनिमम कितनी है, 10 है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि 6 इन द केस ऑफ बाउंड्री रीजन, बट इट इज नॉट द 6, इट इज 5। ओके, अब मैं आज अपना ये टॉपिक खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धिज्म खत्म हो गया है। बुद्धिज्म आगे भी बढ़ा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भी इसका राइज एंड फॉल चलता रहा, उसको देखेंगे हम। और कौन कौन से लिटरेचर्स हैं और कौन कौन से ऐसे टर्म्स और हैं विच इज़ वी नीड टू नो, इस एग्जाम को पास करने के लिए हमें वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका वो है लिटरेचर, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है तो नहीं है वो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे हम आपके लिए। फाइन। ये देखिए मैंने आपके लिए एक लास्ट में एक नोट लिखा है। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्धिज्म फ्लोरिस्ड इन अ रैपिड पेस, ठीक है। बौद्ध धर्म काफ़ी तेजी से फैला। क्यों फैला होगा, क्योंकि जो समकालीन राजा थे उन्होंने उसको संरक्षण दिया। मगध साम्राज्य के लगभग सभी शासकों ने बौद्ध और जैन दोनों को संरक्षण दिया है। फिर बाद में हम देखते हैं कि अशोक ने भी दिया, कनिष्क ने भी दिया, यानी कि जो ईसा पूर्व वाला जो समय था वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अच्छा खासा समय था, ठीक है। और ना सिर्फ इसका प्रचार प्रसार हुआ, जबकि इसमें कई सारे चेंजेस भी आए। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं ये भी हमारे जानना काफ़ी जरूरी है। ये हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जब गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ 300 ईसा पूर्व, यानी कि 318 ईसा पूर्व में जब गुप्ता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो बुद्धिज्म में क्या है, एक फॉल देखने को मिलता है। तो बुद्धिज्म सॉ डिक्लाइन ड्यू टू द रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के शासकों ने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था। तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म का इसमें से क्या है, गिरावट इसमें दर्ज की जानी ही थी, ठीक है, और ऐसा हुआ भी। सो राइट, यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, राइज एंड फॉल ऑफ द बुद्धिज्म रिक्वायर्ड डिटेल्ड स्टडी। इसके लिए काफी हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड
एंड बुद्धिज्म वाज स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें और चेंजेस हुए, जैसे कि फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, और इन सभी काउंसिल में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करी गई। फाइन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसको देखेगा, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए एंड विद इन 2 to 3 days मैं आपके सामने एक नया सेशन लेकर आऊँगा एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। और तब तक आप पढ़ते रहिए, 4 महीने का समय और मिल गया, यूपीएससी ने दे दिया है, और मुक्त रूप से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं, 6-8 घंटे पढ़िए कम से कम, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा 8 के 10 घंटे हो सकते हैं, 10 के 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपके लिए कुछ अच्छे से टॉपिक्स सेलेक्ट करूंगा और आपसे शेयर करूंगा और हम डिस्कस करते रहेंगे, और आप अपनी पढ़ाई अपने स्तर से भी क्या है करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।